नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम पैट के कोर्स को कवर कर रहे हैं और उसी में आगे बढ़ते हुए हमारा जो टॉपिक आता है वह टॉपिक आता है विधायी संशोधन व भारतीय शासन अधिनियम 1935। अब हम इसी पर बात करने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसा पार्ट है कि इस संशोधन को इन संशोधनों को, विधायी संशोधनों को आप पॉलिटी में ही पढ़ोगे, ठीक है। यानी कि पॉलिटी बुक जब पढ़ते हैं हम तो उसमें भी हम इनको पढ़ते हैं, और जब हम आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तब भी हम इनको पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ से आपकी आधुनिक इतिहास की बुनियाद रखी जाती है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है व्यापार करने की बुनियाद रखी जाती है, वहाँ से ये चीज़ शुरू होती है। इसमें प्रमुख जो विधायी संशोधन है, विधायी मतलब कानून बनाने वाले संशोधन हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल संशोधन है वह है 1935 का, जिसमें भारतीय संविधान की उसे नींव कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की नींव कहा जाता है। तो उस पर ही हम बात करने वाले हैं। तो ये हैं हमारे कुछ ऐसे जिसमें हमने अभी आपको कवर किए हैं 1, 2, 3, 4, और हम और भी आगे करने वाले हैं। यानी कि लगभग इसमें हम 10-11 अधिनियम की बात करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक हम बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे इसको। हम पहले बात करने वाले हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि रेगुलेटिंग क्या है। रेगुलेटिंग क्या है? तो देखिए, अंग्रेज जो थे, यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि यूरोप से ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट मतलब पूर्वी, इंडिया मतलब पूर्वी इंडिया में व्यापार करने वाली कंपनी। ठीक है, तो वो लोग यहाँ व्यापार कर रहे थे। ठीक है, और उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ की एक सरकारी कंपनी थी। क्या थी? सरकारी कंपनी थी। और उन लोगों ने यहाँ पर अपने निजी कार्य करने शुरू कर दिए थे। बहुत ज़्यादा क्या करने शुरू कर दिए थे? बहुत सारे निजी कार्य करने शुरू कर दिए थे। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य थे, राजा के अनुसार वह कार्य नहीं कर रहे थे, कंपनी के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे, विधायी संशोधन के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे। उन्होंने भारत में भारतीयों से उपहार लेने शुरू कर दिए, भारतीयों से रिश्वत लेनी शुरू कर दी, और अपने निजी व्यापार करने शुरू कर दिए। ऐसा समझिए कि एक स्कूल, सरकारी स्कूल का टीचर सरकारी स्कूल में ना पढ़ाकर प्राइवेट रूप में ट्यूशन देना शुरू कर देता है। ऐसे ही उन्होंने काम किया। ठीक है, कि सरकारी कंपनी का काम ना करके, कंपनी का काम ना करके ब्रिटेन वाली, और वो अपने निजी कार्यों में, अपने निजी व्यापारों में लग गए थे। इस वजह से इसका कानून का भारत में आना जरूरी हुआ। इसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है, रेगुलेट मतलब नियंत्रित करना। जैसे पंखे की जो गति होती है उसको नियंत्रित करने के लिए एक रेगुलेटर होता है। क्या होता है? एक रेगुलेटर होता है। उसी की गति को वो क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि कंपनी को नियंत्रित करने वाला एक्ट। तो देखिए क्या था यहाँ पर, क्या था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का कानून था। ये क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में कार्य कर रही थी उसके कार्यों को नियंत्रित करने का कानून था कि अब इसी कानून के दायरे में रहकर आप कार्य करोगे, इसके दायरे से निकलकर आप कार्य नहीं करोगे। ठीक है, फिर क्या था कि निजी व्यापार, कोई भी व्यक्ति निजी व्यापार नहीं करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। कोई भी व्यक्ति जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सदस्य है वो भारत में निजी व्यापार नहीं करेगा। उपहार नहीं लेगा भारतीयों से उपहार नहीं लेगा, और रिश्वत पर भी क्या करेगा? प्रतिबंध लग जाएगा। क्या लगेगा? रिश्वत पे भी क्या लगने वाला है? प्रतिबंध लगने वाला है। तो इस तरीके से निजी व्यापार, उपहार और रिश्वत पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना। ठीक है, और निजी व्यापार, उपहार और रिश्वत पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। और इस समय पर जो गवर्नर था वो क्या था? एक और चेंज हुआ था कि यहाँ पर बंगाल का जो गवर्नर था, वो बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था उसे क्या नाम दे दिया गया था? गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया था। क्या नाम दे दिया गया था? गवर्नर जनरल। यानी कि पहले क्या कहा जाता था? बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। फिर बाद में उसे क्या कहना शुरू कर दिया? गवर्नर जनरल कहना शुरू कर दिया बंगाल का। और ऐसा कहने वाले कौन थे? तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग, अंतिम गवर्नर। और यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनकर आ जाएंगे आपके लिए, आपको समझना बहुत जरूरी है। फिर इसमें एक और विशेष काम हुआ था 1774 में, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कोलकाता में। क्या करा गया था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। ठीक है भैया, तो ये भी क्वेश्चन आता है। फिर एक और काम था कि राजस्व व सैन्य मामले जो थे वो किसके हाथ में आ गए थे? BOD, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी के हाथ में ये आ गए थे। तो
तो आपको केवल इतनी बातें याद रखनी है 1773 के एक्ट से, इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो एक बार और रिकॉल करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियंत्रित करना, रेगुलेट करना। तो कंपनी जो भारत में काम कर रही थी उनके कार्यों को भारत में नियंत्रित करने का काम जो था ये किया था इन्होंने। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य, जो कि जैसे कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की सरकारी कंपनी थी। ठीक है, ब्रिटेन से उनके लिए पैसा आता था कि उन्हीं के अनुसार वह कार्य करें। ठीक है, वहाँ का जो सम्राट था वह उनको कार्य कराता था। ठीक है, और उन्हीं के कार्यों को छोड़कर वो क्या करना शुरू कर दिया भारत में, उन्होंने अपना व्यापार करना शुरू कर दिया, भारतीयों से उपहार लेने शुरू कर दिए, रिश्वत लेनी शुरू कर दी, और उन सब पर इसमें क्या कर दिया उन्होंने, प्रतिबंध लगा दिया। इसी को नियंत्रित करने का कहा था। ठीक है, तो ये बात आप कही। जो बंगाल में, केवल बंगाल के क्षेत्र में गवर्नर हुआ करता था जिसे राज्यपाल कहते हैं। क्या कहते थे? राज्यपाल। तो वो राज्यपाल ना बनकर बंगाल में वो गवर्नर जनरल बन गया, मुखिया भी बन गया वहाँ का। और ऐसा होने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे वारेन हेस्टिंग्स। और कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हमारी सुनवाई जो होगी वो किस में होगी? सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा भी एक कोर्ट बनाया गया। दूसरा जो तथ्य था इसके बाद में आया था 1781 में। कुछ को लगा कि यहाँ पर कुछ अभी कमियाँ हैं। क्या हुआ कि कुछ कमियाँ हैं, और उसे हम क्या कहा गया? 1781 का बंदोबस्त कानून कह के एक और संशोधन किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन कहते हैं इसको। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी हम क्या कहते हैं? इसको संशोधन करना कहते हैं। इसे कहते हैं 1781 का बंदोबस्त कानून। इसमें दो बातें आई बहुत इंपॉर्टेंट थी। राजस्व व प्रांतीय मामले, राजस्व व प्रांतीय मामले जो है सुप्रीम कोर्ट से निकाल कर किसे दे दिए? गवर्नर को दे दिए। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि राजस्व और प्रांतीय मामले सुप्रीम कोर्ट के हाथ में रहेंगे तो सुप्रीम न्यायिक तरीके से काम होगा, गवर्नर के हाथ में शक्ति नहीं रहेगी। तो ये किसको दे दिए इस वाले में? ये गवर्नर को दे दिए। ठीक है भैया। उसके बाद में हिंदू व मुस्लिमों के निजी मामलों में, हिंदू और मुस्लिमों के निजी मामलों में कोई भी गवर्नर हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बात कही ना, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। तो हस्तक्षेप कौन करेगा? उनके धर्मगुरु ही उसमें हस्तक्षेप करेंगे। ये वाली बात भी यहाँ पर आ गई थी। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है। इसके बाद में जो आया था एक एक्ट आया था 1784 का, पिट्स इंडिया एक्ट। इसका भी नाम बड़ा प्यारा है, पिट्स इंडिया एक्ट। तो पहला हम ये समझते हैं पिट्स नाम कहाँ से पड़ा इसका। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता नहीं रहता कि रेगुलेटिंग का नाम रेगुलेटिंग क्यों पड़ा, रेगुलेट क्यों पड़ा, और पिट्स इंडिया एक्ट का पिट्स क्यों पड़ा। तो देखिए इसे कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। क्या कहा था इसको? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा इंग्लैंड की बात। इंग्लैंड में फोर्कनाथ की एक सरकार थी। किसकी? फोर्कनाथ की सरकार थी इंग्लैंड में। और वो सरकार गिर जाती है, जिसके चलते सम्राट जॉर्ज तृतीय बनते हैं। कौन बनते हैं? सम्राट जॉर्ज तृतीय बनते हैं। और सम्राट जॉर्ज तृतीय जो हैं वो वहाँ के पीएम राजा होते हैं। और वो फोर्कनाथ की सरकार गिरने पर, ये पीएम होते हैं पहले, ये क्या होते हैं? ये पीएम होते हैं। तो फोर्कनाथ की जब सरकार गिर जाती है तो वो एक युवा नेता, कौन? एक युवा नेता होते हैं जिसका नाम है विलियम पिट्स। 24 साल की उम्र होती है। ब्रिटेन के सबसे युवा नेता यही थे, युवा प्रधानमंत्री यही रहे हैं ब्रिटेन के। क्या नाम था उनका? विलियम पिट्स इनका नाम था। उन्हीं के नाम पर जो है उन्हें पहले प्रधानमंत्री बनाया गया और उन्हीं के नाम पर इस कानून का नाम रखा गया। और इन्होंने अपने कार्यभार संभालने के साथ साथ वाणिज्य मामले और राजनीतिक मामलों को अलग अलग कर दिया। वाणिज्य मामले और राजनीतिक मामलों को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। यानी कि वाणिज्यिक जितने भी मामले हैं उन्हें कौन सा देखेगा? ब्रिटिश सरकार देखेगी। कौन देखेगी? ब्रिटिश सरकार, यानी कि विलियम पिट्स देखेंगे जो भी वाणिज्य मामले हैं। जबकि राजनीतिक मामले, राजनीति यानी कि पॉलिटिशियन मामले जो होते हैं वो कौन देखेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रित करेगी। और इस प्रकार के शासन को क्या कहा गया? द्वैत शासन कहा गया। तो ये क्या था आपका? इस प्रकार के शासन को क्या कहा गया? द्वैत शासन कहा गया। तो एक बार और समझेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट नाम पिट्स क्यों पड़ा? क्योंकि एक सम्राट जॉर्ज थे, वो राजा थे तृतीय। उन्होंने फोर्कनाथ की जब सरकार गिरी तो युवा नेता विलियम पिट्स को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया भैया। ठीक है। और प्रधानमंत्री बनाने के बाद वो 24 साल की उम्र के थे। उन्होंने अपने नाम से एक कानून भेजा जिसे हम कहते हैं, ये है 1784 का पिट्स का कानून। किसका? पिट्स का कानून। और इन्होंने क्या काम करा? वाणिज्य और राजनीतिक मामलों को अलग अलग कर दिया और ब्रिटेन सरकार के हाथ में दे दिया। वो क्या दे दिया? वाणिज्य मामला, और राजनीतिक मामले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गए। इसी वजह से इसका नाम पड़ा द्वैत शासन। ठीक है भाई। चलिए इससे आगे जो आपका आता अधिनियम वो कौन सा आता है? 1786 का अधिनियम आता है। कौन सा अधिनियम आता है? 1786 का अधिनियम आता है। अब इसमें क्या खास थी? बंगाल का गवर्नर जो था, यानी क्या था? बंगाल का गवर्नर क्या हो गया? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया। क्या किसा बनाया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और लॉर्ड कॉर्नवालिस पावरफुल व्यक्ति थे। उन्होंने गवर्नर बनने के लिए 2 शर्तें मांगी।
क्या मांगी? 2 शर्त मांगी कि भारत में मैं बंगाल में गवर्नर जब बन के जाऊँगा, पहले आप गवर्नर जनरल जब बन के जाऊँगा, जब पहले मेरी 2 शर्तें हैं, आपको वो 2 शर्त पूरी करनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा ठीक है बताइए 2 शर्त क्या है? तो उन्होंने कहा पहली शर्त तो यह है कि मुझे सेनापति और कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, आपको सेनापति और कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाएगा। ठीक है, ये काम किया गया। फिर उन्होंने कहा क्या कि जो भी हमारी परिषद होगी, जो भी हमारी काउंसिल होगी, ठीक है, उसके निर्णयों को मैं मान भी सकता हूँ, रोक भी सकता हूँ और अभिभावी भी कर सकता हूँ। एक तरीके से मानो वीटो का अधिकार भी दे दिया गया। किसका? वीटो का अधिकार भी दे दिया गया। तो ये वाली बात जो है ना बड़ी अच्छी है कि सेनापति व कमांडर इन चीफ का पद दिया गया। विशेष मामलों में काउंसिलिंग के निर्णयों को अभिभावी करने और वह मानने का अधिकार भी इसके पास हो, जिसे हम वीटो का अधिकार कहते हैं। ठीक है भैया, तो ये वाला जो है काम यहाँ किया गया। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, तो हमने अभी ये कितने देखे? 4 अधिनियम देखे हैं। इसके आगे जो अधिनियम है, अब जो आएगा आपका अधिनियम, वो आएगा 1793 का अधिनियम। ठीक है भैया, तो एक एक करके जो हम उनकी बातों को समझेंगे, क्या था वो अधिनियम, उसमें क्या थी शर्तें, क्या ज़रूरी था। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से 1 बाय 1 करके हम इसको सेटल करेंगे। ठीक है भैया, आप भी नोट करते रहना, जहाँ समझने की बात आएगी समझते रहेंगे, एक एक बात करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो अब जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं क्या? करने वाले हैं 1793 का चार्टर एक्ट। अब आप बताइए, सबसे पहले तो नाम ये आता है कि इसका नाम चार्टर एक्ट को पढ़ा। जितने भी लिखित दस्तावेज होते हैं, जितने भी लिखित दस्तावेज होते हैं, उन्हें हम चार्टर कहते हैं। ठीक है भैया, तो इसमें क्या करा गया? सबसे पहले जो काम किया गया, कंपनी को व्यापार करने के लिए 20 वर्षों के लिए, कितने? 20 वर्षों का अधिकार दिया गया। कितना दिया गया? 20 वर्षों का अधिकार। क्योंकि कंपनी जो है ना गलत तरीके से काम कर रही थी, तो क्या हुआ कि ये जब एक्ट आया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगले 20 वर्षों तक जो है तुम यहाँ व्यापार कर सकते हो, हम अगले 20 साल बाद आएंगे और आपके यहाँ पर संवैधानिक संशोधन करेंगे, देखेंगे आपको क्या ज़रूरत है, आपने कितना डेवलपमेंट किया और आपने क्या किया, इसमें क्या प्रोन्नति की, यानी कितना इसका विकास किया। इस तरीके से उन्होंने 20 साल के अधिकार दिया उनको। ठीक है, और यह ऐसा मान के चलिए, जो व्यापार था, व्यापार का एकल अधिपत्य था कंपनी के हाथ में, उसका क्या करा उन्होंने? नवीनीकरण किया, नवीकरणीय करण करा इनको। ठीक है भैया, कि नवीकरणीय करण करा अधिकार का। फिर एक और मामला था, कंपनी में जो काम करने वाले लोग थे, यानी क्या थे? कंपनी में जो कार्यरत लोग थे, कार्यरत या कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनको जो वेतन जा रहा था, उनको जो वेतन मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा भारतीय राजस्व में से, भारतीय राजस्व में से। एक ये काम किया गया। अब क्या है, इसका भी एक रीज़न था, भारतीय राजस्व भारतीय को था नहीं, ये भी अभी तो कंपनी का था, यानी कंपनी जितना पैसा कमाएगी भारत से, कंपनी में जितने भी काम कर रहे हैं लोग, कर्मचारी, उनको भारत के ही राजस्व से वेतन दिया जाएगा, जिससे कि आपको यहीं कमाना है और इसी से खाना है। अब क्या है कि आप अगर जब यहाँ से वेतन मिलेगा तो राजस्व इकट्ठा करने के लिए मेहनत भी अच्छा करोगे। समझ गए मेरी बात को? तो यही यहाँ पर किया कि अब जो भारतीय, आप ब्रिटेन से कोई पैसा नहीं आएगा, आप जितने भी कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए ब्रिटेन से कोई पैसा नहीं आएगा। ठीक है, और राजस्व को क्या? और राजस्व को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। किससे? न्यायपालिका से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। तो एक ये काम भी था, राजस्व को किससे अलग कर दिया गया? न्यायपालिका से। तो इसमें यही काम थे, आपको नोट करने हैं। कंपनी का व्यापार का जो समय था अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, और व्यापार का जो एक अधिकरण था, केवल कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप से आकर केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पर व्यापार कर सकती थी, उसका नवीनीकरण कराया गया। ठीक है, कंपनी में कार्यरत कर्मचारी जितने भी थे, ठीक है, उनका वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ये काम किया गया। और राजस्व को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। ठीक है भैया, इसके बाद जो दूसरा कानून आता है वो आता है, ये मोस्ट है। अब जो आता है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, मोस्ट है, बिल्कुल आप इसको मोस्ट कर लेंगे। और वो मोस्ट क्या है अब समझिए, वो मोस्ट है भैया 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट है आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी को पुनः, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः 20 वर्षों के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया। कार्यकाल क्या कर दिया? बढ़ा दिया 20 वर्षों के लिए, यानी कि 1813 तक। देखो 93 से
13 यानी कि कितना हो चुका है, 20 साल हो गए थे, 20 साल बाद फिर आए। ठीक है, यहाँ पर एक काम और हुआ, ईसाई मिशनरियों को भारत में आगमन व प्रचार की परमिशन दी गई। ठीक है, कि आप यहाँ पर आगमन भी कर सकते हो और प्रचार भी कर सकते हो। ठीक है भैया। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष व्यय करेगी। क्या करेगी? खर्च करेगी। ये काम कर दिया गया। ठीक है। और चीन से व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और चाय का व्यापार भी क्या करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और इसके अतिरिक्त चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इसके अतिरिक्त सभी व्यापार यूरोप वालों के लिए खोल दिए गए। किसके लिए? यूरोप वालों के लिए खोल दिए, यानी एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कि यहाँ जो कंपनी का एक अधिकार था व्यापार करने का, केवल भारत में कंपनी का एक ही अधिकार है, केवल कंपनी व्यापार कर सकती है। यूरोप का कोई और आदमी यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकता था, उसको समाप्त कर दिया। और जो चाय का व्यापार था, केवल वो रोका अपने पास कि चाय का भारत में हो या चीन के साथ हो या फिर इंडोनेशिया के साथ हो, किसी के भी साथ हो, वहाँ पर चाय का व्यापार केवल कंपनी करेगी 20 वर्षों तक। ठीक है। जबकि ये 1833 में इसे भी समाप्त कर देते हैं। इसके बाद जो चाइना से कैसा भी व्यापार है, चाइना के साथ कैसा भी व्यापार है, वो भी कंपनी करेगी। और इसके अतिरिक्त कपड़ा व्यापार, मसाले व्यापार, जितने भी व्यापार हैं वो कहीं भी यूरोप से आप आइए, यहाँ भारत में रहिए और लाइसेंस प्राप्त कीजिए और व्यापार कर लीजिए। ये वाला काम किया गया। जैसे मैं अगर दिल्ली जाऊँगा और दिल्ली में मेरे पहले से जो जानने वाले हैं वो पहले से मुझसे ज़्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं, तो मैं भी दिल्ली जाके कमाने की कोशिश करूँगा। परंतु जब एक अधिकार होगा तो मुझे वहाँ परमिशन थी नहीं, तो फिर ऐसे ही क्या था, पहले कंपनी का एक अधिकार था, परंतु फिर बाद में वो समाप्त कर दिया। तो वो लोग वहाँ से यूरोप से लोग आकर यहाँ पर लाइसेंस लेकर व्यापार करने लगे। तो मेरी बात समझ गए आप यहाँ से? तो यहाँ पर इतनी बात याद रखनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः 20 वर्षों के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया। ईसाई मिशनरी को भारत में आगमन और प्रचार करने की परमिशन दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने के लगी। ठीक है भाई। दूसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी ही चीन के साथ व्यापार करेगी और चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और सभी व्यापार यूरोप के सभी लोग आकर यहाँ लाइसेंस लेकर कर सकते हैं। ठीक है भाई। इतनी बात आपको यहाँ से समझ में आ चुकी होगी। मैं रफ कर दूँ इसको। ठीक, चलिए अब हम इसके बाद जो कौन से एक्ट की तरफ आ रहे हैं, अब हमारे 1833 के एक्ट की तरफ। किसके तरफ आ रहे हैं? 1833 के एक्ट। भैया 1-2 बार इस क्लास को देख लेना, फिर ये क्लास आपके मन में उतर जाएगी और फिर कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, यूपी पैट हो, किसी भी एग्ज़ाम को करो आप यहाँ से कर सकते हो आराम से। ठीक है भाई। तो अब जो हमारा एक्ट आने वाला है वो आने वाला है 1833 का एक्ट। ठीक है भैया। तो इस बात को थोड़ा समझ लो, समझिए। अब क्या है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। ये हमारा एक्ट, इसमें क्या करा, इसमें कंपनी को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः 20 वर्षों के लिए कार्य बढ़ा दिया। ठीक है, पहला काम कर दिया गया। दूसरा क्या था कि बंगाल के गवर्नर जनरल, यानी क्या, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहने जाने लगे, भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे, गवर्नर जनरल कहने लगे। ठीक है। और ऐसा करने वाले कौन व्यक्ति थे, वो थे विलियम बेंटिंग। तो ये अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एक कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो अब भी विलियम बेंटिंग लगाओगे क्योंकि एक ही व्यक्ति थे, पद समाप्त किया था बस। और फिर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तब भी कौन बने, विलियम बेंटिंग। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं एक ही तरीके से। ठीक है। इसके बाद क्या था, इसके बाद ये था कि यहाँ पर ऐसा मान के चलिए,
भारतीयों को सिविल सेवाओं में शामिल होने के लिए द्वार खुले, परंतु किसने विरोध किया? BOD ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने विरोध किया और बाद में क्या कर दिया? फिर बंद कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने विरोध किया और फिर उसके बाद में इसे क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है भैया। और कहने का मतलब ये था कि काउंसिल के कानूनी सहायता के लिए या कानूनी सलाहकार के रूप में कौन जुड़े? मैकाले जुड़े, यानी कि प्रथम कानूनी सलाहकार जो थे वो कौन थे? मैकाले। और इसी समय पर क्या हुआ? विधि आयोग का गठन किया गया। किसका? विधि आयोग का। एग्जाम में ये भी बहुत प्यारी बात आती है। विधि आयोग का गठन हुआ और दास प्रथा का भी अंत यहाँ पे हुआ था। दास प्रथा का अंत तो ये भी यहाँ पे हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। नहीं क्या था 1833 के एक्ट में क्या करा गया? समझिए, पहले आप समझिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहने लगे? भारत का गवर्नर जनरल। व्यक्ति एक ही था, विलियम बेंटिंग, उसे अंतिम गवर्नर जनरल कहा गया बंगाल का, और उसी को भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा। ठीक है। भारतीयों के लिए सिविल सेवा शामिल करने के लिए द्वार खोले गए, परंतु BOD ने किया विरोध कि ये लोग हमारे साथ बैठ जाएंगे तो फिर ऊंच नीच किस तरीके की। तो BOD के विरोध से फिर क्या कर दिया? इसको बंद कर दिया। ठीक है। काउंसिल के कानून की सलाहकार के लिए एक मैकाले जुड़ गए थे उनकी परिषद में, और उन्होंने सबसे पहले क्या बताया था? विधि आयोग की स्थापना की थी। यहाँ पर क्या हुआ? एक काम और यहाँ पर हुआ कि जो चीन और चाय का एक अधिकार था उसे भी समाप्त कर दिया गया। अब क्या था कि भारत में मुक्त व्यापार कर सकता था यूरोप के लिए, यानी यूरोप या यूरोपीय देश कैसा कर सकते थे? मुक्त व्यापार कर सकते थे, यानी कोई भी अब एकल अधिकार नहीं था कंपनी का। ठीक है। केवल सभी के लिए द्वार खुल गए थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी किसी एक भी व्यापार पर उसका अधिकार नहीं था। समझ गए बात को? चलिए, इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं 1853। अब जो हम बात करने वाले हैं वो कौन सा करने वाले हैं? 1853 का अधिनियम। क्या करने वाले हैं? अधिनियम। 1853 का अधिनियम। तो पहली बात तो ये तुम आप समझिए, 1853 में गवर्नर कौन आ गए थे? लॉर्ड डलहौजी आ गए थे। ठीक है भैया। और दूसरी बात यहाँ पर क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी क्या था मान लीजिए ब्रिटिश संसद का ये कैसा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटिश संसद का अंतिम कानून था। अंतिम कानून मतलब अभी तक संसद कानून बनवा रही थी, ये संसद के थे। फिर कौन बनाएगा? सम्राट, राजा। काउंसिल के हाथ में चला जाएगा ना, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाएगा 1857 के विद्रोह के बाद में 1858 का, उसमें बात करेंगे हम आगे। ठीक है। इसके बाद में इसमें कुछ और एक बात यहाँ पर UPSC के लिए, यानी कि सिविल सेवाओं के लिए मतलब खुली प्रतियोगिता होने लगी थी। ठीक है भैया। और एक और बात यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि ऐसा मान के चलिए कि आपका सिंध पंजाब क्षेत्र को जो है किस में शामिल कर लिया गया? भारत में शामिल कर लिया गया। भारत में शामिल कर लिया गया था। ये वाली बात आपने माइंड में रखो। ठीक है भैया। तो इतनी बात यहाँ से कर लीजिए। दूसरी बात ये थी कि डायरेक्टरी के जो सदस्य थे, किसके? डायरेक्टरी के सदस्य थे वो कितने हो गए थे? वो आपके 24 से घटाकर कितने कर दिए थे? 18 कर दिए थे। तो इतनी बात थोड़ा सा याद करके रखो। क्या था भैया? एक बार समझ लीजिए। 1853 का अधिनियम था। ठीक है। और गवर्नर लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी ना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटिश संसद का ये अंतिम कानून था। कैसा कानून था? अंतिम कानून था। सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता की गई और सिंध पंजाब क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया गया था। और डायरेक्टरी सदस्यों की जो है वो 24 से घटाकर कितनी कर दी गई? यहाँ पर आयु कितनी कर दी गई? केवल कितनी करी गई? 18 कर दी गई। तो चलिए इसके बाद जो हम आगे देखते हैं वो क्या देखते हैं। ठीक है।
थोड़ा सा समझिए इसके आगे, बस थोड़ा सा और है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा मान के चलिए, इसमें मैं एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपको अब इसके बाद में ना 1857 की विद्रोह वाली बात जरूर याद आनी चाहिए। कौन सी विद्रोह वाली बात याद आनी चाहिए? 1857 के विद्रोह की। तो अब हम जो बात करने वाले हैं 1857 के विद्रोह के बाद में देश में ऐसी स्थिति बिगड़ी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर से विश्वास उठ गया लोगों का, और जब आके आया 1800 कौन सा भैया 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया यहाँ पर, ठीक है। अब ये बड़ा प्यारा था, जब 1857 क्रांति डलहौजी के आने से जो था, जब डलहौजी का शासन आया तो डलहौजी के शासन में क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो था, सैनिक बल दुखी हो गया था, किसान बल दुखी हो गए थे, तो हमने 1857 क्रांति में क्लियर करा है, ठीक है भैया। तो उससे जो है ना बहुत ज़्यादा पीड़ा का सामना उन्हें करना पड़ा, ठीक है। और यहाँ पर जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर हाथ में, वो किसके हाथ में चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। किसके हाथ में चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। और यहाँ पर कौन थी? महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया, ठीक है भैया। क्या थी? महारानी विक्टोरिया जो थी, यहाँ पर महारानी थी, ठीक है। और यहाँ पर एक चेंजिंग और की गई, गवर्नर के पद को समाप्त कर क्या कर दिया गया? वायसराय का पद शुरू कर दिया गया यहाँ पर। और ऐसा करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ऐसे जो व्यक्ति थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है भैया। और यहाँ पर द्वैत शासन यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शुरू किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शुरू किया गया। कैसा किया गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शुरू किया गया। और आईपीसी जो थी वो लागू की गई, इंडियन पैनल कोड यहाँ पर लागू किया गया, ठीक है भैया। इतना याद करो। और इसी वाले कानून को क्या कहा गया था? भारतीय स्वतंत्रता का मेगना कार्टा कहा गया था। मेगना कार्टा कहा गया था। क्या कहा गया था? भारतीय स्वतंत्रता का मेगना कार्टा। तो एक बार ध्यान देंगे इस पर दोबारा से। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई थी, महारानी विक्टोरिया यहाँ पर महारानी थी, और गवर्नर के पद को समाप्त करके वायसराय का पद बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग ऐसे व्यक्ति थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इन्होंने क्या करा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शुरू किया गया, आईपीसी लागू की, और इसे भारतीय स्वतंत्रता का क्या कहा गया? मेगना कार्टा कहा गया, ठीक है। बस इसके बाद आपको एक दो अमिटमेंट और पढ़ना, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। देखिए क्या था। अब इसके बाद जो आपका आता है वो कौन सा आता है? 1861 भारतीय परिषद अधिनियम। क्या था? भारतीय परिषद अधिनियम आपका आता है 1861 में, ठीक है भाई। अब देखिए परिषद क्यों था? क्योंकि परिषद में जो है तो भारतीयों को शामिल करने लगे थे। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वायसराय, पहला पॉइंट क्या था? वायसराय विधायिका की बिना अनुमति के आपात स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है, ये पहला काम था इसमें, ठीक है भैया। भारतीय प्रतिनिधियों को, दूसरा बात क्या था? भारतीय प्रतिनिधियों को ऐसा मान के चलिए शामिल किया जाने लगा था। कैसा क्या करने लगा था? शामिल किया जाने लगा था। किसमें? परिषद में। और ऐसे में क्या था? बंगाल, मद्रास, समझ गए नहीं? और एक और काम किया गया था, बम्बई, मद्रास और कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। यहाँ पर इनकी स्थापना कर दी गई थी। और इस मनोनीत प्रतिनिधि में हम बनारस के राजा देखेंगे, बनारस के राजा को शामिल किया गया था, पटियाला के राजा को शामिल किया गया था, और एक आपके और थे जिन्हें हम कह सकते हैं दिनकर राव, दामोदर दिनकर राव,
या हम दिनकर राव लिख सकते हैं, दिनकर राव को भी शामिल कर लिया गया था। तो ऐसे प्रतिनिधियों को चुना जाने लगा था। ठीक है भैया। तो 1861 में क्या हुआ था, भारतीय परिषद अधिनियम वायसराय विधायकी के बिना आपात स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता था। भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता था, जैसे बनारस के राजा, पटियाला और ये किसमें, प्रांतीय विधायिकाओं में। और मुंबई, मद्रास और कोलकाता में हाईकोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है भैया। चलिए अगला जो है बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे अब इनको, क्योंकि आगे इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तो 1909 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में 1909 और 1919 वाला। तो इससे पहले हम आपको समझाते हैं, एक और बच जाता है 1909 से पहले, जो आपका है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। क्या है ये? ठीक है भाई, इसे और देख लीजिए। इसमें क्या किया गया था, बजट पर बहस करने की अनुमति होगी थी। क्या? बजट पर बहस, यानी कि भारतीय प्रतिनिधि बजट पर बहस कर सकते थे। ठीक है। और एक और बात यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या था, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। जब भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करा तो इन्हें बोलने का भी अधिकार होगा। ठीक है। और कार्यों पर प्रश्न का उत्तर भी ले सकते थे, यानी कि जो भारतीय कार्य हो रहे थे, भारतीय कार्यों पर प्रश्न का उत्तर भी मिलने लगा था, प्रश्न का उत्तर भी मिलने लगा था। ठीक है भैया। इसके बाद में प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की नियुक्ति करने जाने लगी थी। किसकी? प्रांतीय विधायिकाओं, प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की नियुक्ति की जाने लगी थी। ठीक है भैया। ये आपका हो गया इतना, इसमें इतना याद रखना है। तो दोस्तों ये था क्या, बजट पर बहस करना, कार्य प्रश्न उत्तर देना, और यहाँ पर विधान परिषदों की जो है सदस्यों की नियुक्ति किया जाने लगा था। तो ये थे हमारे कुछ अधिनियम जो हमने एक क्लास में कवर किए हैं। ठीक है। अगली क्लास में जो हम करने वाले हैं 1909, 1919 और 1935 को कवर करने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि वो तीनों बहुत बड़े बड़े हैं, इस वजह से हमने कोशिश करी कि आपको जो है ये जो छोटे हैं इनको करें, अगली क्लास में जो आपको उसको कर देंगे। ठीक है। और आपका जो पूरा टॉपिक जो है यहाँ से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी ही तैयारी के लिए और ऐसी जानदार तरीके से आप अपने फैक्टरों को तैयार करते जाइए। और अब ज़्यादा दिन है नहीं, 50 दिन है आपकी तैयारी के लिए। तो मिलते हैं नई क्लास के लिए आज ही, और अभी करेंगे इसकी क्लास जो है थोड़ी देर में ही। आपकी अगली क्लास कंटिन्यू होने वाली है। ठीक है। जब तक के लिए मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।